हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम एलेक्जेंडर्स इन्वेजन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पंजाब ये पढ़ेंगे। एलेक्जेंडर जो है, इसको हिंदी में अगर बोले तो सिकंदर का नाम दिया जाता है। सिकंदर एलेक्जेंडर ये यूनानी एक हमलावर था, यूनानी राजा था एक, जिसका जन्म बेबीलोन नाम की जगह पे हुआ। एलेक्जेंडर जो है, इसके पिता फिलिप जो एक बड़े फेमस राजा थे, और फिलिप की मृत्यु के बाद में ये बहुत छोटी सी उम्र में राजा बन गया। तकरीबन 20 के साल का था जब ये राजा बन गया। और राजा बनने के बाद इसको ये था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूं, मैं एक बड़ा राजा बनूं। जितना इलाका मेरे पास है वो बहुत कम है, तो एक बड़ा लेवल का ये राजा बनना चाहता था कि पूरी दुनिया के ऊपर मेरा नाम चले। और दूसरा ये है कि एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, जिसको अलग अलग देशों के ज्योग्राफिकल फीचर्स को जानने का बहुत शौक था। इसको ये था कि मैं अलग अलग इलाकों में जाऊं, देखूं कि कौन से देश में समंदर है, कौन से देश में प्लेन एरिया है, कौन सा देश पहाड़ी इलाका है। और इसके पास सेना बहुत बड़ी थी। अपनी सेना को आजमा के ये अपना बल जो है उसको दिखाना चाहता था लोगों के अंदर कि मैं एक बड़ा राजा हूँ, कि लोग मेरे नाम को हमेशा याद रखें। तो बेबीलोन नाम की जगह से इसने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। अपनी सेना को लेके निकल पड़ा, हार्डली जब ये 20-21 साल का था। और 336 ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी पूर्व की हम बात करते हैं, जो हम बिफोर द क्राइस्ट एरा कहते हैं। तो उस समय ये चला, ये आगे घटते क्रम में जाएगा। 336 के बाद में 335 आएगा, 334 आएगा, तो कम क्रम में जो चलेगा उसको हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, या BCE बिफोर द क्राइस्ट एरा कहते हैं। तो एलेक्जेंडर जो हैं, ये निकले यूनान से, अलग अलग देशों के ऊपर इन्होंने हमले किए। और एक इनकी स्पेशलिटी ये रही कि जितने भी इलाकों के ऊपर इन्होंने हमले किए उन सब इलाकों को जीतते गए, क्योंकि एक इनके बहुत बड़ी सेना थी और एक बड़ी डिसिप्लिन्ड सेना थी, और एक इनका खुद का मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसके वजह से ही ये अलग अलग इलाकों को जीतते गए। और आगे चल के इनका एक बहुत बड़ा मोटिव था, एक बहुत बड़ा एजेंडा था भारत को जीतने का। भारत जिसका नाम दूर दूर देशों में फैला हुआ था कि बहुत अमीर देश है, सोने की चिड़िया इसको कहते हैं। दूसरा, भारत एक बहुत ताकतवर शक्तिशाली देश है, तो इसको जीतना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर जो एलेक्जेंडर है, उसने अपने मन में ये ठाना हुआ था कि मैं भारत को भी जीत के रहूँगा। तो ये अपने जो अपना एक इन्होंने लेके मोटिव चले थे, अलग अलग इलाकों को जीतते हुए भारत के पास में पहुंचे, जैसे अफगानिस्तान के आसपास में ये पहुंच गए। तो तब आके इनको अभी तैयारी करनी थी कि भारत को कैसे जीता जाए, कैसे भारत की तरफ जो है वो अपने यात्रा बढ़ाई जाए। तो इनको एक इनविटेशन मिला, इनको एक निमंत्रण मिला भारत की तरफ से। भारत में दो मेन जो है, अभी हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ पंजाब की बात चाहे कर लेंगे। पंजाब के अंदर जैसे मेन जो राजा है वो राजा था पोरस। और जो आजकल एरिया पाकिस्तान के अंदर है, तक्षशिला का एरिया जिसको कहते हैं, आजकल उसको टेक्सला कहते हैं, उस इलाके में, ये इलाके की स्पेशलाइजेशन ये थी टेक्सला की, ये अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पास में पड़ता था। वहाँ का राजा था राजा अम्बी। राजा अम्बी और पोरस की आपस में बड़ी टसल चलती थी। राजा अम्बी ये चाहता था कि मैं पोरस को हरा के पूरा पंजाब जो है अपने अंडर कर लूं। पर राजा पोरस एक बहुत शक्तिशाली राजा था और बहुत ज़्यादा उसके पास सेना भी थी। दूसरा ये कि वो कभी मरने से डरता नहीं था। तो अम्बी कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाया, कभी उस पर हमला नहीं कर पाया, क्योंकि अम्बी को पता था कि मैं हार जाऊंगा, मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। तो अम्बी ने ये एक बात सुनी कि एलेक्जेंडर, जिसको भारत में भी लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे एलेक्जेंडर, तो सिकंदर नाम दिया कि सिकंदर जो है वो अलग अलग इलाकों को जीतता हुआ भारत की तरफ आ रहा है।
तो अम्बी को ये पता था कि ये बेसिकली यूनान का राजा है, ये सारे इलाके जीतने के बाद में ये वापस यूनान चला जाएगा, तो ऐसे में कुछ किया जाना चाहिए। तो राजा अम्बी ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अलेक्जेंडर की मदद लूं। तो उसने अलेक्जेंडर को एक चिट्ठी भेजी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के हाथों कि आप आओ, पंजाब पे हमला करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये जो सतलुज का इलाका है, ब्यास का इलाका, सतलुज का इलाका, ये इलाके के पार में जो व्यक्ति है पोरस, जिसका राज्य बहुत बड़ा है, उसके ऊपर हमला करने के लिए आपको बहुत शक्ति चाहिए, बहुत सेना चाहिए। तो मैं आपकी सेना के साथ में अपनी सेना को मिला दूंगा। तो ये एक पॉलिसी बन गई। पोरस जो है, पोरस के पीछे इतना ज्यादा, पोरस को हराने के लिए अम्बी इतना क्यूरियस है। ये पढ़ के, ये देख के सिकंदर को बड़ी हैरानी हुई कि अपने ही देश के राजा को हराने के लिए ये मुझे बुला रहा है। पर फिर भी उसको तो एक मौका चाहिए था एंटर करने के लिए। उसको तो रास्ते भी पता नहीं थे कि भारत में कैसे रास्ते हैं, कैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो उसको एक बहुत लकी चांस मिला। उसने फटाफट से इसको एक्सेप्ट किया और प्लान कर लिया कि पहले तक्षशिला के ऊपर हमला करेंगे। और अम्बी जो है बहुत थोड़ा सा मुकाबला करके वो हार गए। फिर अम्बी की सेना को लेके वो आगे बढ़ने लगे पोरस के इलाके में। तो देखा कि जो रिवर सतलुज है उसमें बाढ़ आई हुई है। बाढ़ की वजह से पानी बहुत ऊपर तक भरा हुआ था। तो पानी को पार करना, घोड़े बह जाएंगे, सब बह जाएगा, नहीं पॉसिबल था। तो सेनाएं जो है वो रुक गईं। सिकंदर को ये था भी जैसे ये बाढ़ का पानी थमेगा तो मैं हमला करूंगा पोरस के ऊपर। और पोरस को भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि सिकंदर दूसरी तरफ आ चुका है। उसने अपनी पूरी की पूरी सेनाएं तैनात कर ली, तैयारी कर ली भी जैसे ही हमला होगा हम इनका मुकाबला करेंगे। तो बाढ़ तो चल रही थी, पता था कि अभी हमला नहीं हो पाएगा। तो कई दिन वेट किए। अलेक्जेंडर ने देखा कि ये तो मामला नहीं थम रहा है। तो एक दिन उसने क्या किया, अचानक से रात को थोड़ा पानी कम लगा तो उसने फटाफट से अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और पोरस के इलाके के ऊपर हमला करने के लिए चल पड़े। दरिया को पार करते हुए सारे घुड़सवार जो हैं वो पोरस के इलाके में एंटर कर गए। और पोरस को उस समय इंफॉर्मेशन नहीं थी कि दूसरी तरफ से कोई हमला हो रहा है। दूसरा रात का समय था, नॉर्मली जो हमले होते थे वो दिन के समय होते थे। तो पोरस की सेना तैयार नहीं थी। फिर भी जैसे ही पोरस को पता चला तो उसने अपनी सेनाओं को तैयार किया, फटाफट से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। बट तैयारी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए सिकंदर की सेनाएं जो हैं वो जीत गई और पोरस की सेनाएं जो है वो हार गई। पोरस की बड़ी बुरी तरह से हार हुई। पोरस के दोनों बेटे भी इसमें मर गए और बहुत से सैनिक इस लड़ाई के अंदर जो है वो मारे गए। सिकंदर ने पोरस को पकड़ लिया, बंदी बना लिया और शाही दरबार में उसको सामने खड़ा किया। सिकंदर ने चाहे पोरस को हरा दिया था, पर उसको एक बात का यकीन था कि ये इतना शक्तिशाली राजा है, अगर मैं रात का फायदा ना उठाता तो मैं कभी भी इसको जो है जीत नहीं पाता, कभी मैं इसको हरा नहीं पाता, मेरी कभी भी जीत ना होती। तो वो एडमायर कर रहा था कि पोरस का नेचर क्या है। तो उसने पोरस से पूछा कि बताओ बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो पोरस, अगर एक हम हारे हुए राजा की बात करते हैं तो वो कह सकता था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। पर पोरस ने बड़ी ही ज्यादा एक शक्तिशाली राजा का सबूत दिया। उसने कहा जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ में सलूक करता है, आप वही मेरे साथ कीजिए। मतलब जीतने वाला राजा हारने वाले राजा को मार देता है, खत्म कर देता है, कि वो ये सब सहने के लिए तैयार था। सिकंदर इस बात से बहुत हैरान हुआ, बहुत खुश हुआ पोरस की शक्तिशाली जो जवाबदेही से। पोरस की हिम्मत और पोरस की बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हुए सिकंदर। उन्होंने ये देखा कि राजा अम्बी जो धोखे से राजा पोरस को खत्म करना चाहता है, उसने मुझे बुलाया, कल को वो मेरे साथ भी यही सलूक कर सकता है। अगर मैं आज वापस चला जाता हूँ यहाँ से या आगे बढ़ जाता हूँ, अम्बी को ये इलाका देता हूँ,
तो हम भी कल को मेरे खिलाफ किसी को खड़ा कर देगा, उसमें कोई ईमानदारी नहीं है। पोरस के अंदर इतनी ईमानदारी, हौसला देखकर सिकंदर ने ये फैसला किया कि पोरस को ये इलाके का राजा बना दिया जाए। तो उन्होंने सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पोरस के हाथों में दी और खुद वहां से आगे चलना चाहते थे कि भारत के जो बाकी इलाके हैं उनको जीता जाए। और भारत का अगला मिशन जो था भारत को जीतने के लिए सिकंदर का, वो था मगध का इलाका। मगध का इलाका एक बहुत फेमस, बहुत शक्तिशाली राजाओं का इलाका था। तो अब जो सिकंदर के सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तकरीबन 10 साल हो गए थे उनको अपने इलाके से निकले हुए। 336 ईस्वी पूर्व में वो निकले। 326 ईस्वी पूर्व की ये तकरीबन बात है। 10 साल उन्होंने लगातार लड़ाइयाँ की, बहुत से सैनिक रास्ते में मारे गए। 10 साल उन्होंने अपनी फैमिलीज को नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात, ये पंजाब के इलाके में जो लड़ाई हुई उनमें उनको लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो लोग बच पाए। तो सैनिकों ने सिकंदर पे प्रेशर डालना शुरू किया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मगध राज्य इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हमें वहाँ लड़ाई करनी पड़ी तो हम बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। हमने 10 साल से अपनी फैमिली को नहीं देखा है, हम मिले नहीं हैं, हम अपने देश को याद कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही है, ताकत नहीं रही है कि हम आगे बढ़ सकें, लड़ सकें। हमें वापस जाना होगा। तो अपने सिपाहियों की ऐसी जो इच्छा देख के, ऐसी कंडीशन देख के सिकंदर जो है उसको बात माननी पड़ी। सिकंदर को भी ये लगा कि वो अभी 30 साल का है, तो कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिल जाएगा, वो फिर आके भारत को और बाकी और इलाकों को जीत लेगा। उसने भी 10 साल से अपना इलाका छोड़ा हुआ था, और अगर सैनिक ही तैयार नहीं होंगे तो वो कैसे अपनी जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करेगा। तो सिकंदर जो है वहीं से वो वापस चला गया, अपने देश चला गया, ये सोच के कि वो दोबारा आएगा, कभी फिर से हमला करेगा और भारत को या बाकी और देशों को जीतेगा। बट अफसोस, वो अपने देश में जाके 33 साल की उम्र में 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। भारत के अंदर जो इलाका उसने जीता हुआ था वो उसके नाम पे काफ़ी साल चलता रहा। बाद में मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने और उसके पिता राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाके को अपने अंडर किया। तो अब हमें बात करनी है इम्पैक्ट के, क्या प्रभाव रहे सिकंदर के हमलों के भारत के ऊपर, सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक, कल्चरल इम्पैक्ट्स। हालांकि सिकंदर बहुत थोड़ी देर के लिए भारत में रहा, पर उसके साथ कई सिपाही आए हुए थे, कई राइटर्स आए हुए थे, कई पेंटर्स आए हुए थे। उनमें से कई जो लोग हैं वो भारत में ही रह गए, कुछ वापस चले गए। और जो लोग भारत में रहे उन्होंने अपना खान पान का तरीका यहाँ पे रखा, उन्होंने अपने म्यूजिकल सिस्टम को यहाँ पे शुरू किया, उन्होंने अपनी चित्रकारी को यहाँ पे शुरू किया। तो ऐसे में क्या हुआ, भारत का जो सिस्टम है, पंजाब का जो सिस्टम है, पंजाब के लोग जो खाना खाते थे, उन्होंने देखा कि वो लोग जो यूनानी लोग हैं वो कैसा खाना खाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे चित्रकारी करते हैं, कैसे उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सबको जो है उन्होंने अडॉप्ट किया और एक इंटरमिंगल करके नई कलाएं जो हैं वो बनी। जैसे यूनान को हम गंधार कला वहाँ पे चलती थी, यूनानी कला, भारत की कला को मिला के एक गंधर्व कला जो है वो उत्पन्न हुई पेंटिंग की। ये पेंटिंग और मूर्ति कला ये यूनान की बहुत फेमस थी, ग्रीस की। तो वो लोग यहाँ पे आके मूर्तियाँ बनाते थे, मूर्तियों के ऊपर पेंट करते थे। कभी आप किसी को बताओ कि ये व्यक्ति ऐसा लगता था, या सामने किसी को बिठा के उसकी मूर्ति बना देना, ये काम यूनानी गंधर्व कला के अंदर जो है वो चलता था। तो ये पंजाब में, भारत में भी ये कला जो है वो चली। सबसे पहली जो मूर्ति बनाई गई वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। लोगों ने बताया कि बुद्ध ऐसे लगते थे, ऐसे दिखते थे, ऐसे चद्दर ओढ़ते थे। तो यूनानी कलाकारों ने हूबहू ऐसी मूर्ति बना के उनके ऊपर पेंट कर दिया। स्किन के जैसे कलर होता है हमारे फेस के ऊपर, ये माथे के ऊपर रिंकल्स होती हैं, हाथों के अंदर वेन्स निकली होती हैं,
वो पूरा उन्होंने ऐसे बना दिया कि ऐसे लगता था सामने जो है महात्मा बुद्ध साक्षात खड़े हुए हैं। इसके बाद में मूर्ति कला का काफ़ी काम भारत में चला और फिर लोगों ने अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना शुरू की, कई राजा रानियों की मूर्तियां बनाना शुरू की। तो मूर्ति कला एक कॉमन कला जो है वो भारत में हो गई। चित्रकला, पेंटिंग का काम जो है वो सिकंदर के हमलों का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहा कि भारत के अंदर चित्रकला का एक नया नमूना जो है वो शुरू हो गया गंधर्व कला के अधीन। इसके अलावा कई नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल सिस्टम जो है वो शुरू हुए, जो भारत के लिए एक नई कला को उजागर करते हैं। इसके अलावा भारत की जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े भारत के ऊपर, एक तो भारत के अंदर जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो बाहर पॉपुलर था, वो काफ़ी शटर हो गया। बाहर के देशों के राजाओं को पता चलने लगा कि भारत के अंदर जो राजा हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम जो है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे बाकी दूसरे देशों के राजाओं को भी हौसला हुआ कि हम भी भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसके बाद में भारत के ऊपर कई राजाओं ने हमले किए। इसके अलावा सिकंदर के जो सिपाही हैं या उसके मंत्री हैं, वो यहाँ से जाते हुए कई चीज़ें ले गए जो उन्होंने यूनान में बेची, ले जाके लोगों को दिखाई, वो बड़ी पॉपुलर हुई। तो ऐसे करके यात निर्यात, जो हम आयात निर्यात कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया कि वो लोग भारत आते, सामान ले जाते, यहाँ से वो सामान लेके गए, उसको बेचा और कुछ वापसी में वहाँ से सामान लेके आए। इसके बाद में तो फिर कई कंपनीज मॉडर्न इंडिया के टाइम पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने बिजनेस के ज़रिए ही भारत के ऊपर जो है वो अपना इम्पैक्ट बढ़ाया। और इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कई सालों तक अपना गुलाम भी रखा। तो ये सारे हैं सिकंदर के भारत के ऊपर हमलों के प्रभाव और उनके नतीजे। थैंक यू।